नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त जारी कर दी है। उन्होंने डीबीटी के माध्यम से करीब 9 करोड़ 70 लाख किसानों के बैंक खाते में योजना की 20वीं किश्त जारी की। राजधानी देहरादून में भी कृषि संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने पीएम मोदी के हम स्वदेशी का संकल्प लें पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि निश्चित रूप से हम सभी को संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दूरदर्शी हैं, वे पहले ही जानते थे कि देश में कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि 2018 से ये योजना प्रारंभ करी और उसकी आज 20वीं किस्त देश के अन्नदाता भाई बहनों को, किसानों को समर्पित की, उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से डाली। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय कृषि मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के भी हमारे 8,27,000 किसानों के खातों में आज ये राशि पहुँची है और पहली बार देश की आज़ादी के लंबे कालखंड के बाद 60 वर्ष बीत जाने के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसानों को एहसास कराया कि वो परिश्रमी हैं, वो देश के अन्नदाता हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जब से उन्होंने देश की कमान संभाली है, जितनी चिंता वो सीमा पर बैठे हुए जवान की करते हैं, उतनी ही चिंता हमारे जनता किसान की करते हैं। और किसान सम्मान निधि जिसकी आज 20वीं किस्त बनारस से जारी हुई है, जिसमें हमारे प्रदेश के भी लगभग 8.5 लाख किसानों को उसका लाभ मिला है। जो हम किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं, उस दिशा में एक सार्थक कदम है और यही कारण है कि आज किसान मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करता है। पंचायत चुनाव के नतीजे के बाद 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अंतिम आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है, जिस पर विपक्ष काफी सवाल उठा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि आरक्षण पर अभी आपत्तियां मांगी गई हैं और आपत्तियों का निस्तारण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के द्वारा चुनाव समय पर नकारने को लेकर आरोप लगाए गए, लेकिन जब चुनाव की तिथियां घोषित हो गई उसके बाद विपक्ष के द्वारा चुनाव की डेट्स को विलंब कराने के लिए मामला कोर्ट में ले जाया गया। वो सब एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत है और अभी उसके लिए सभी को समय दिया गया है और सभी अपनी आपत्तियां लगा सकते हैं और आपत्तियों का निस्तारण होगा। और मैं समझता हूं कि अब ये वैसी ही बात हो गई जैसे हमने चुनाव जब घोषित किए थे, अपनी सिफारिश सरकार ने करी थी निर्वाचन आयोग पे कि आप चुनाव करवाइए, सरकार तैयार है। पहले कहते थे कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, चुनाव नहीं होंगे, सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है, संविधान का गला घोट रही है। जब हम चुनाव कराने चले गए तो उन्होंने कोर्ट में भेज दिया कुछ लोगों को। जब कोर्ट का निर्णय आ गया तो कहने लगे कि आप ये मानसून है, आपदा का समय है और रिजल्ट सबके सामने है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में प्रदेश की जनता ने हमेशा, जैसे लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव और निकाय के चुनाव में, उसी प्रकार से इन चुनावों में भी भाजपा के लोगों को जिताया है, समर्थन किया है। तेज गति से ग्राम सभाओं का विकास होगा। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चयन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। उत्तराखंड सरकार की ओर से 12 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए अंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। आज से 4 अगस्त तक आरक्षण पर आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं, जबकि 5 अगस्त को इन आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 6 अगस्त को आरक्षण सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा, जिसके बाद चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चयन की प्रक्रिया होनी है। सरकार की ओर से ब्लॉक प्रमुख के लिए जहां आरक्षण पहले ही तय किया गया है, तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए सरकार की ओर से अंतिम आरक्षण घोषित किया गया। लेकिन कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार की ओर से किए गए अंतिम आरक्षण पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को देहरादून जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष को रोकने के लिए सरकार की ओर से महिला सीट घोषित की गई है। पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव होना है और मैं समझता हूं कि अध्यक्षों का आरक्षण भी पूर्व में सरकार को कर देना चाहिए था, लेकिन सरकार को लग रहा है कि वो पंचायतों में चुनाव हार रही है, इसलिए जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण जो है जिस तरीके से सरकार ने करने का काम किया है वो भ्रष्टाचार उसमें स्पष्ट परिलक्षित होता है। देहरादून के अंदर मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पुत्र अभिषेक को रोकने के लिए जिस तरीके से सरकार ने आरक्षण से छेड़छाड़ करने का काम किया है और इस आरक्षण में जो छेड़छाड़ हुई है व्यापक स्तर पर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। हम देहरादून जिला पंचायत का चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदय सेनगुप्ता ने मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य और सिविल प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय सेना न केवल देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, बल्कि आम जनता के साथ समन्वय स्थापित कर विकासात्मक कार्यों में भी सक्रिय सहभागिता कर रही है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्य उत्तराखंड में सेना की ओर से स्थानीय समुदायों की सहायता के लिए विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया जा रहा है। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के समय सेना की ओर से राहत बचाव कार्यों में जो सराहनीय सहयोग प्रदान किया जाता है वह अत्यंत सराहनीय है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने प्रदेश के अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिला उपजिला अस्पतालों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला उपजिला अस्पतालों में एनआईसीयू, एसएनसीयू और पीआईसीयू जैसे आवश्यक सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश भर के ऐसे सीएचसी जिनमें मरीजों की संख्या अधिक है या जो प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उनमें फिजिशियन, सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं बाल रोग विशेषज्ञ जैसे न्यूनतम आवश्यक मेडिकल सुविधाओं से संतृप्त किया जाए। खबर देहरादून से, जहां मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में राज्य गंगा समिति की 18वीं बैठक हुई, जिसमें गंगा संरक्षण, लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समेत कई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने अधिकारियों को सभी कार्यों को समय पर पूरा करने और जिला गंगा समितियों की नियमित बैठकें सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कोटद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग में लंबित एसटीपी कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए जिला अधिकारियों को 1 महीने का समय दिया गया। राज्य भर में सीवेज मैनेजमेंट का गैप एनालिसिस करवाने और सहायक नदियों की फ्लड प्लेन जोनिंग में भी तेजी लाने को कहा गया है। हरिद्वार में अतिक्रमण हटाने को लेकर व्यापार मंडल और जिला प्रशासन की बैठक हुई। डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर सीसीआर सभागार में बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता अपर मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती ने की। बैठक में अतिक्रमण को लेकर यह फैसला लिया गया कि हर की पैड़ी और अपर बाजार के व्यापारी अब अपने वाहन भीमगौड़ा टेलीफोन एक्सचेंज के पास पार्क करेंगे। वहीं मौके पर मौजूद अपर मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती ने बताया कि हर की पौड़ी समेत धार्मिक स्थानों पर अतिक्रमण पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। हमारे जो अपर रोड है उसमें व्यापारियों क्योंकि हम लोगों ने डीएम साहब के नेतृत्व में पूरा हम लोगों ने एक इंस्पेक्शन किया उसका, तो उसी के तहत आज हम लोगों ने बैठक बुलाई थी। उसमें व्यापार यह तय हुआ कि जो हमारे व्यापारी हैं वो अपनी दुकान से आगे कोई भी किसी तरह का इन्क्रोचमेंट नहीं करेंगे। और दूसरा जो हमारा ये अस्थायी इन्क्रोचमेंट है जो कि रोडीबेल वाला, भीमगौड़ा
पंदी बैरागी कैंप में, इससे हम कल से प्रशासन इसको हटाने की कार्रवाई करेगा और आने वाले 10 दिन में इसको अतिक्रमण मुक्त करेगा। बैठक में ये भी आया कि टेम्परेरी कनेक्शन यूपीसीएल द्वारा दिए गए हैं, तो यूपीसीएल एक्शन को भी इसमें निर्देशित किया गया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर वो ऐसे सारे जो अवैधानिक टेम्परेरी कनेक्शन है सबको हटा दिया जाएगा। तो एक आम सहमति बनी है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि इसको ब्यूटिफिकेशन करने के बाद और सारा इंक्लूजन हटाने के बाद हम लोग वहाँ पर होमगार्ड या पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाएगी, जिससे कि इसको परमानेंट सॉल्यूशन दिया जा सके। उत्तराखंड सरकार ने वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा डिजिटल एक्शन प्लान तैयार किया है। राज्य की हर दुकान, मकान और जमीन की जानकारी वक्फ उम्मीद पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इसमें वक्फ संख्या, खसरा खतौनी, कब्जेदार, किराएदार, बकाया किराया और फोटो समेत कई जानकारियां देना अनिवार्य होगा। देहरादून से वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स और विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते को डिजिटल प्रशिक्षण दिया गया है। वक्फ बोर्ड के सीईओ ने बताया कि जल्दी हरिद्वार, नैनीताल समेत अन्य जिलों में भी प्रशिक्षण पूरा किया जाएगा। शादाब शम्स ने कहा कि नया वक्फ अधिनियम गरीबों, विधवाओं और अनाथों के अधिकारों की रक्षा करेगा और अवैध कब्जेदारों के खिलाफ सीधे कार्रवाई संभव होगी। हरिद्वार में जिला प्रशासन ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्टोन क्रशरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 30 से ज्यादा स्टोन क्रशरों को सील किया जा चुका है, जबकि 48 क्रशर बंद कराए जाने हैं। एडीएम के नेतृत्व में टीमें मौके पर पहुंचकर मशीनों और गेट पर सील लगा रही हैं, साथ ही बिजली कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि 3 दिनों में कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेजी जाएगी। ये कदम मातृ सदन संस्था की ओर से दायर याचिका के बाद दिया गया है, जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले स्टोन क्रशरों को बंद करने की मांग की गई थी। खबर चमौली से, जहां हेलंग क्षेत्र में एक बड़ा हादसा सामने आया। यहां डैम साइट पर अचानक पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। इस हादसे में 4 श्रमिक घायल हो गए। सभी श्रमिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। हेलंग के पास जो विष्णु गार्डन परियोजना है, उसमें कुछ पहाड़ दरकने की सूचना प्राप्त हुई थी और ये टीएचडीसी की साइट है, जहां करीब 300 मजदूर कार्यरत थे और जिस साइट पे पत्थर गिर रहे थे वहां अप्रॉक्सीमेटली 70 मजदूर थे। और जब पत्थर गिरने स्टार्ट हुए तो सभी ने भाग के अपनी जान बचाई। कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। 8 लोग घायल हुए थे, जिनको टीएचडीसी परिसर पे ही फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया गया है और 4 लोग जिनको थोड़ी गंभीर चोटें थी उनको पीपल कोटी विवेकानंद हॉस्पिटल में लाया गया है और वहाँ अभी बताया जा रहा है कि एक के पैर में प्लास्टर करने की आवश्यकता पड़ रही है। कोई हताहत नहीं है और जितनों को सामान्य चोट थी सबको डिस्चार्ज किया जाएगा और टीएचडीसी को निर्देशित किया गया है कि साइट की सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद ही वहाँ कार्य आरंभ किया जाए। हरिद्वार के लक्सर और खानपुर क्षेत्रों में बाणगंगा और सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश की वजह से स्थिति गंभीर होती जा रही है। इधर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत ने बताया है कि जिले में 12 बाढ़ चौकियां और 24 घंटे एक्टिव मोड में काम कर रही हैं और राहत बचाव कार्य के लिए जरूरी संसाधन मुहैया करा दिए गए हैं। फिलहाल हालात नियंत्रण में है, लेकिन प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मानसून काल में जो है आपदाओं की संवेदनशीलता, खास करके बाढ़ की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जो है हमारा जो जिला स्तर पर जो जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र है, कंट्रोल रूम, वो 24/7 जो है सक्रिय है यहाँ पर और यहाँ पे कार्मिकों की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो है हर घंटे हम जो है भीमगौड़ा बैराज से जो है जलस्तर की सूचना प्राप्त करते हैं। किसी भी स्थिति में जलस्तर बढ़ने पे खतरे के स्थान से या वार्निंग स्तर से पहुंचने पर जो है हम तत्काल जो है जो हमने बाढ़ चौकियां बना रखी हैं, 12 बाढ़ चौकियां जो हैं जनपद में क्रियाशील हैं और तहसील कंट्रोल रूम भी हमारे एक्टिव हैं। उन्हें सूचना तत्काल जो यहाँ से प्रसारित की जाती है ताकि लोग अलर्ट रहें।
देहरादून की सैलाकुई थाना पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर और फरार चल रही ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रशांत गुप्ता के रूप में हुई है, जो पिछले 1 महीने से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हल्द्वानी के तराई पूर्वी वन विभाग में वन कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। गश्ती दलों को अब इलेक्ट्रिक स्मार्ट स्टिक, भालू स्प्रे और एलईडी हेडलैम्प जैसे आधुनिक उपकरणों को दिया जाएगा। डीएफओ हिमांशु बागड़ी ने बताया कि वन विभाग के कर्मचारी जंगलों और तराई क्षेत्र में नियमित गश्त करते हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा काफी जरूरी है। इन उपकरणों से वन्य जीवों से होने वाले संभावित खतरे को कम करने में मदद मिलेगी और गश्त भी अधिक प्रभावी होगी। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण बीते कुछ दिनों से बाधित सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच का मुख्य मार्ग को अब साफ कर दिया गया है। प्रशासन और सीमा सड़क संगठन ने अवरुद्ध मार्ग को तेजी से बहाल किया है। मार्ग के खुलने के बाद तीर्थयात्रियों में उत्साह देखा जा रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वह मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करें और सावधानी बरतें। आपदा प्रबंधन दल और पुलिस बल तैनात है ताकि यात्रा सुरक्षित और सुचारू बनी रहे। गौरतलब है कि हर साल लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा पर आते हैं। रुड़की के झबरेड़ा इलाके में एक फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां कोटवाल आलमपुर गांव में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। आपको बता दें, हादसा शनिवार की सुबह हुआ, जहां गोलियों की आवाज से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। हालांकि दो गुटों के बीच किसी पुराने विवाद को लेकर कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई से शुरू हुई और फायरिंग तक जा पहुंची। इस हादसे में फायरिंग में एक युवक और पिता गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। हादसे के बाद गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि माहौल बिगड़ न पाए। श्रीनगर के पौड़ी रोड पर वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में एक गुलदार कैद हो गया। ये वही गुलदार बताया जा रहा है जिसने गंगा दर्शन क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों के अंदर 3 लोगों पर हमला किया था, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल था। गुलदार के पकड़ जाने पर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन वन विभाग ने अभी भी सतर्कता बरतने की अपील की है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि गुलदार पकड़े जाने के बावजूद अभी भी सतर्कता बरतें और सुबह शाम की वॉक या अन्य किसी गतिविधि के दौरान अकेले ना निकलें। दिनांक 10 एवं 11 जुलाई को शाम के समय जो है गंगा दर्शन मोड़ पे 2 अटैक्स हुए थे और जो है 29 तारीख को जो सुबह 5:30 बजे के आसपास जो है एक व्यक्ति पे गुलदार द्वारा दोबारा अटैक किया गया था। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा निर्गत परमिशन के बाद जो है परसों क्षेत्र में पिंजरे लगाए गए थे, जिसमें आज सुबह एक गुलदार फंस गया है जिसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास है और ये मेल गुलदार है। संभवतः ये वही गुलदार है जिसने मजदूर पर अटैक किया गया था, बट इसकी पुष्टि की जा रही है। आज वेटरनेरियन से उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद जो है मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के द्वारा दिए गए आदेशों के क्रम में कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड विशेष में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।